बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये आप अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान का मीडिया कुछ भी करे, आलमी मीडिया एक के बाद एक, यानी कभी यूरोप के किसी मुल्क से आ जाता है, कभी बरतानिया से, कभी अमेरिका से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, एक के बाद एक जो है वो डी चौक में होने वाले साने की कवरेज कर रहा है और सब इसके ऊपर रिपोर्ट्स जारी कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बताया जा रहा है कि वहाँ हुआ क्या। अब मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है। कुछ पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट हैं जो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तान का मीडिया तो चलाएगा नहीं और कोई इंटरनेशनल मीडिया पे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ चलेगी। और कुछ जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो भी डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वहाँ पे विजुअल्स कलेक्ट हो रहे हैं और तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे किए जा रहे हैं। जल्द ही ये डॉक्यूमेंट्री भी ऑन एयर हो जाएगी और इसमें कुछ इस किस्म के हक़ाइक़ होंगे कि जो इससे पहले आपने नहीं सुने होंगे। इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, सहाफ़ी अपना काम कर रहे हैं। हमने भी एक टीम बनाई हुई है। मैंने आपको कुछ डाटा दिया था, आपको बताया था कि सहाफ़ियों ने अपना जब डाटा इकट्ठा किया तो उनके मुताबिक उन्होंने खुद 17 लाशें देखी हैं। ये सहाफ़ियों के बकौल है और उनका ये मानना है कि लाशें इससे ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है। एक के बाद एक रिपोर्ट आती है, मज़ीद मामला जो है वो क्लियर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो रिपोर्ट आई है जो इंडिपेंडेंट उर्दू ने दी है, मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था, खातून जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की। बता रहे हैं उस रात अस्पताल में कर्फ्यू था। पॉली क्लिनिक के अहदेदार ने एहतजाज की रात अस्पताल की सूरत बयान करते हुए कहा कि यह हकीकत है कि एहतजाज की रात इतना रश था कि हम तरीक़ाकार को फॉलो ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा हमारे पास 2 रोज़ में 5 ज़ख्मी पुलिस एहलकार आए, कोई रेंजर्स का एहलकार नहीं आया। उस रात अस्पताल में बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया कि कोई मालूमात बाहर नहीं जाएंगी। इसी वजह से मालूम नहीं हो सका कि बेशतर अफराद को कहाँ गोलियाँ लगीं। जहाँ सवाल भी ये उठता है कि अगर 10 अफराद की अमवात हुई हैं तो क्या अस्पतालों में उनके लवाकिन नहीं आए, या ये लाशें कहाँ गई, इन्हें अस्पताल से कौन लेकर गया। यही सवालात हमने पॉली क्लिनिक अस्पताल के अहदेदार से भी किया, जिस पर उन्होंने बताया कि ज़ख्मियों और लाशों को अस्पताल में पुलिस लाई थी, जिन्हें बाद में उन्हीं के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस अगर उनके साथ तफसीलात शेयर करना चाहे तो कर सकती है। हमारे पास कोई भी फैमिली मेम्बर अपने घर के फ़र्द को अस्पताल नहीं लाया, तमाम अफराद को पुलिस अस्पताल लाई थी, क्योंकि ये सारे लोग फैमिलीज़ के साथ नहीं आए थे ना, ये तो पार्टी के साथ आए थे। तो जब इनके ऊपर अटैक किया तो लोग उस वक्त भाग रहे थे। तो अब जब जो लाशें या ज़ख्मी वहाँ अस्पताल पहुँचे हैं, चाहे वो अपनी मदद आपके तहत पहुँचे हैं, वो पुलिस ने बाद में कंट्रोल ले लिया था, ये बात ठीक है। अब नाज़रीन कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर मज़ीद काम हो रहा है जो आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और जिसके पास भी कोई विजुअल हो वो शेयर करें। आज कुछ लोगों ने मुझे कुछ वीडियोज़ और तस्वीर भिजवाई है, मैं भी इस नंबर पर भेज दूँगा, फॉरवर्ड कर दूँगा, हो सकता है वो उनके लिए नहीं हो। अगर आपके पास इस्लामाबाद में रियासती कत्लेआम से मुतअल्लिक जुल्म बर्बरियत का फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड है, शोहदा और उनके जनाजे की वीडियो है, लापता लोगों की तफसीलात हैं, तो बराए मेहरबानी इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, मैसेज कर दें और जो मालूमात देगा उसका नाम और नंबर मुकम्मल तौर पे सीगा राज में रखा जाएगा, किसी को नहीं बताएंगे कि किसने ये दिया है। अच्छा जी, नंबर है 0044, ये बरतानिया का नंबर है और नंबर ये 0044 7827 768 140। ये नंबर जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर कोई फ़ोन शोन नहीं आप कर सकते, आप सिर्फ फुटेज और वीडियोज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं, आप भिजवाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको जमा करेगी। आने वाले दिनों में जो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं ये उसका हिस्सा बन जाएगा। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। उधर वज़ीर इत्तलात जो है वो एक के बाद एक अजीबोगरीब शर्त रख देते हैं, यानी रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात एक नई डिमांड करता है और अगले दिन बजाय शर्मिंदा होने के वो मज़ीद ज़िल्लत समेटने के लिए एक नई डिमांड कर देता है। मिसाल के तौर पे पहले उसने कहा गोली चली नहीं, ये इतना बड़ा क्लेम कर दिया, लेकिन फिर कहा कि साबित करके दिखाएं। फिर लोगों ने इतनी वीडियोज़ लगाई कि हर तरफ गोली चल रही है, हर तरफ गोली चलने की आवाज़ आ रही है। सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी, उन सहाफ़ियों ने गवाहियाँ दे दी जिन्हें वज़ीर इत्तलात कह ही नहीं सकता कि ये गलत बात कर रहे हैं। फिर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी को गोली लगी नहीं, उसके बाद एक वीडियो उसने कहा दिखा दें, फिर एक के बाद एक वीडियो आई और अब तक सैकड़ों वीडियो आ चुकी हैं कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। अस्पतालों का रिकॉर्ड आ चुका है कि लोगों को बुलेट इंजरीज है। वज़ीर इत्तलात शर्मिंदा होने के बाद एक और चैलेंज देता है कि कोई एक लाश दिखा दें। फिर एक नहीं बल्कि 12 लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक दिखा दी हैं कि ये 12 लोग शहीद हुए हैं साने डी चौक में। लेकिन फिर शर्मिंदा होने के बजाय कहा कि ये लोग तो कहीं और मारे गए हैं, ये तो लाशों के ऊपर झंडे डाल रहे हैं पीटीआई के। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि अता तारड़ साहब के घर में कोई फौत हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो कोई उसके ऊपर तो जाके नून लीग का या पीटीआई का झंडा डाल सकता है? नहीं डाल सकता। कोई भी अपने घर में मरने वाले के जिस्म के ऊपर झंडा नहीं डालने देता, ये कोई लाश की तौहीन नहीं करने देता। ये वही लोग हैं जो पीटीआई के एहतजाज के अंदर, और उनकी तस्वीरें हैं बाकायदा, ये जितने लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके मोबाइलों के अंदर, उनके दोस्तों के मोबाइलों के अंदर जो लोग उनके साथ गए थे उनकी तस्वीरें
वो पहले वहाँ पे सेल्फियाँ बना रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और बाद में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये लोग, ये तो साबित हुआ कि ये सारे लोग डरने के लिए गए थे। बाद में इनका इंतकाल कैसे हुआ? उसी बीच में हुआ ना, और तारीख भी वही है इनके इंतकाल होने की। अच्छा, अब ये कहते हैं जी कोई एक स्नाइपर दिखा दे। वो पहले जो है वो लोगों ने पकड़ा भी था एक स्नाइपर को, और वो गन भी लेके आए थे, लोगों को भी दिखाई थी, बल्कि एक वीडियो बन रही थी कि वहाँ पे स्नाइपर बैठा हुआ और वो वीडियो बना रहे थे जहाँ से गोली चलती थी, लोग दिखा रहे थे। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि गोली चलती हुई दिखाएं। ये नहीं, कोई हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी, वज़ीर इत्तलात का दिमाग काम नहीं करता। कोई हॉलीवुड की फिल्म बन रही थी कि वहाँ पे एक एक चीज़ को फिल्माया जाएगा, एक एक सीक्वेंस पूरा दिखाया जाएगा, बल्कि गोली आते हुए भी दिखाएंगे। कल को ये कहेगा जी गोली ट्रैवल करती हुई दिखाएं कि ये वाली गोली जो वहाँ से चली है वो ट्रैवल करती हुई आई है, वो इस आदमी के जिस्म के अंदर पैवस्त कर गई है। तो ये तो इस तरह की शराइत रखेगा, इनसेन है, ये पागलपन है। वो जो आदमी कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ रहा था, उसके ऊपर क्लेम कर दिया जनाब कि वो बंदा जो है वो टिकटॉक बना रहा था, नमाज नहीं पढ़ रहा था। यार हद हो गई। वैसे भाई वो नमाज पढ़ रहा था, उसके हाथ में तो मोबाइल भी नहीं था, वो तो दुआ कर रहा था, और दूसरा कोई बंदा उसके पास था ही नहीं जो उसका टिकटॉक बना रहा हो। बाकी लोग तो 35 फुट नीचे खड़े हुए थे, और अगर कोई टिकटॉक है तो उसका अकाउंट ला के सामने रखें, आप दिखाएं कि जनाब ये उसने टिकटॉक बनाया, तो उसको उठा के ऊपर से नीचे फेंक दिया। ये जस्टिफाइड तो नहीं है, आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते इसको। वो नमाज पढ़ रहा था और उस बंदे का कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है। सब कहते हैं वो 5 वक्त नमाज पढ़ता था, और उसे वहां पे ऊपर गया, उसको मौका मिला, वहां आंसू गैस ही थी नीचे बहुत ज्यादा, उसने ऊपर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, वहां से उसको नीचे फेंक दिया। इंतजार भी किया जा सकता था। अब वो बंदा गायब किया हुआ है, और उसके घर वाले जो है वो भी दबाव में लिए जा रहे हैं। उसके वालिद का, उसके भाई का बयान आया कि जनाब हमारा भाई जो है जो ऊपर से गिराया गया, जिसको उसके बाजू टूट गए और जख्मी हो गया, वो भी गायब है, और कुछ और लोग हैं घर के, वो भी गायब हैं। अब उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि एक बयान दे दो कि जनाब आप टिकटॉक बना रहे थे। हो सकता है कि वो ऐसा कोई बयान दे भी दे, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? लोगों के दिमाग में फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों ने जो सोचना था, लोगों की जो सोच बननी थी वो बन गई है इसके बारे में। देखिए, इस सारी सूरत हाल में जो भी गुज़िश्ता 2.5 साल में हुआ ना, सबसे बड़ा लूजर कौन है मेरी नज़र में? तो अगर मैं सिविलियन साइड में देखूँ तो पाकिस्तान का मीडिया सबसे बड़ा लूजर है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग ये कहना शुरू हो गए थे, कोई भी जुल्म और ज्यादती होती थी कि मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ जी, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को कॉल करो कि मीडिया आएगा, में इंसाफ मिलेगा। मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। मीडिया के पास अब क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और अगर सिविलियन साइड से मैं हट जाऊं तो वो सबसे बड़ा जो लॉस है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। वो कैसे हुआ है देखें, ये 2.5 साल के अंदर सबसे बड़ी लूजर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से वो इस मामले से निकल सकती थी। अगर फरवरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते तो एस्टेब्लिशमेंट इस मामले से निकल जाती और मामला खत्म हो जाता। लेकिन अगर आप गौर करें तो बलूचिस्तान के इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं, वहाँ पे पहले ही एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा शिकवे थे लोगों को, बड़ी वहाँ पे महरूमियाँ थी। और अब जो शहरी सिंध का इलाका है, या पूरा का पूरा पंजाब है, या खैबर पख्तूनख्वा के जो मुस्तहकम इलाके हैं, वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लोगों में बहुत सारे जज्बात पैदा हो गए। जाएँ जाके सर्वे करके देख लें, मैं ज़ुबानी बात नहीं कर रहा। मैं फिरता हूँ, लोगों से मुलाकातें करता हूँ इस्लामाबाद के अंदर, बाकी जगहों के अंदर, लोग बताते हैं कि उनकी क्या शिकवे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो खुलकर अब बात करना शुरू हो गए, जनाब हमें ये शिकवा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। पहले लोग इस बारे में बात नहीं करते थे, या लोगों को लगता था कि नहीं ये एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। मैं खुद उन लोगों में से था जिसे लगता था कि ये प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ठीक भी हैं, यानी वो सारा कुछ गलत नहीं है। वो जो लोग बात करते थे या जो महरूमियत थी बलूचिस्तान की, वो दुरुस्त है बात। और जो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जो शिकायत करते हैं वो बात दुरुस्त है। अब जो वो चीज़ें थी वो शहरी सिंध में आ गई हैं, वो चीज़ें पूरे के पूरे पंजाब में आ गई हैं। वही सेंटीमेंट्स जो हैं वो आपका जितना खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाके हैं या बाकी जितने सेटल्ड एरिया हैं वहाँ पे आ गई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो 99% इसी के ऊपर खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और उनका सियासत के अंदर रोल है। अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इनकी कुछ वजूहात भी हैं। नंबर 1 कि पाकिस्तानियों को इमरान खान के साथ लगाव था, तो इमरान खान के साथ मुखालफत थोड़ी सी एक इसका रीज़न है। दूसरा ये है कि जिन लोगों को पाकिस्तानी समझते थे कि ये पाकिस्तान के इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी सहूलतकारी की। तीसरा ये है कि जो जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत हुई है गुज़िश्ता 2.5-3 साल में, उससे लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हुए हैं। और चौथा ये है कि इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सके, बल्कि लगातार नीचे जा रहे हैं। महंगाई पाकिस्तान में इमरान खान के दौर से दुगनी से भी ज़्यादा है। यानी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो रात को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। आलमी मंडी में दुनिया में कम हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। ये एक अजीब फार्मूला हमारे मुल्क में लगा हुआ है। और 3.72 पैसे जो है, 3 रुपये और 72 पैसे पेट्रोल और 3 रुपये और 29 पैसे डीजल की कीमत मजीद बढ़ा दी गई है, जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है। हालात ठीक नहीं हो रहे ना, मईशत नहीं संभल रही, सरमायाकारी नहीं आ रही, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, किसानों का भला नहीं हो रहा, मजदूरों का भला नहीं हो रहा, मेहनतकश का भला नहीं हो रहा। जो लोग काम जानते हैं, माहिरीन हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जितने टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जो मजदूर तबका है वो भी पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख में लोग एक साथ बाहर नहीं गए जितनी बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। सरमायाकारी बिल्कुल लोएस्ट के ऊपर आ गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को उठा सकते हैं
वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की पॉलिसी से, इस वक्त रियासती पॉलिसी से नाराज़ हैं और उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके देखें तो एक फेलियर है जो इस हुकूमत में हुआ है। या तो ये हालात को ठीक कर देते तो उससे भी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, वो भी ये नहीं कर पाए, तो फिर लोग अब समझते हैं कि क्योंकि इनकी सहूलतकारी एस्टेब्लिशमेंट ने की है तो वो उनको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये गुज़िश्ता रात हफ्ते की रात थी और आप में से अगर कोई गया होगा तो वो भी गवाही दे देगा मेरे साथ। लू एरिया इस्लामाबाद, वो इलाका जहाँ पे वीकेंड पे या हफ्ते की रात को बहुत रश होता है, फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, ख़वातीन आती हैं और नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस एरिया में मौजूद रहते हैं। गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, एक रश लगा रहता है यहाँ पे। जैसे तहजीब बेकरी का इलाका है, सामने वो KFC का और जो आसपास दूसरे जो इस तरह की जगह हैं वहाँ पे बहुत रश लगा होता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं इस्लामाबाद में। लेकिन गुज़िश्ता रात कोई भी नहीं था, यानी इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। ये मैं आपको 10-11 बजे के आसपास की बात बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ लेट नाइट तक लोग रहते हैं। वो रौनक ही नहीं थी इस्लामाबाद में, यानी लोगों ने इतना इम्पैक्ट लिया है, ऐसी वहशत तारी है इस्लामाबाद की फ़ज़ा के ऊपर कि लोग निकल के उस एरिया में आए ही नहीं। लोग दुखी हैं, रंजीदा हैं, उन पर वहशत तारी है और वो घुटन का शिकार है। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान में घुटन है। ये जहाँ पे खून बह जाता है ना अपने हमवतनों का, वो लोगों को तकलीफ देता है, वो लोगों को अज़ियत देता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब APS का सानिया हुआ ना पेशावर में, तो उसके बाद 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मुझे किसी काम से पेशावर जाना था, फिर मैं गया ही नहीं। यानी मैं पेशावर जाना चाह रहा था, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप इधर आ जाए। यानी मेरा वहाँ जाने को दिल नहीं किया, मुझे ऐसे दिल को कुछ होता था, मुझे लगता था कि मैं क्यों जाऊँ पेशावर में। मेरे दिमाग में वही सारा आता था जैसे वो मैंने देखा जाके, क्योंकि मैं पहले दिन फ़ौरन जल्दी पहुँच गया था, तो मैंने देखा कि बच्चों के साथ क्या हुआ वहाँ पे, किस किस्म का जुल्म और बर्बरियत हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था, तो मुझे वहशत होती थी, मैं वहाँ नहीं जाना चाह रहा था, दिल को बुरा लगता था। दोबारा 1-2 मरतबा ऐसा हुआ। लेकिन वक्त जो है वो एक ऐसी चीज़ है, वो बहुत बड़ा मरहम होता है। तो इसी तरह इस्लामाबाद में एक वहशत है, लोग वहाँ नहीं जाना चाह रहे और उस जगह के करीब भी नहीं जा रहे। अब नाज़रीन, आज एतवार है और कल मंडे है और इमरान खान साहब के केसेस दोबारा शुरू हो जाएंगे। उनकी बहन ने एक स्टेटमेंट दिया है और उनकी बहन का ये कहना है कि अभी कोई इस तरह की बात ना की जाए इमरान खान के बारे में, परसों मुलाकात का मौका मिलेगा। यानी उनका स्टेटमेंट कल आया था, तो उन्होंने पीर वाले दिन के हवाले से कहा कि मुलाकात का मौका मिलेगा, उस वक्त तक क्या सराइयों से गुरेज करना बेहतर होगा। जो मालूमात दी जा रही हैं वो इदारों की जानिब से ही आ रही होंगी, उनका ये मानना है। लेकिन देखिए, मालूमात तो अपने अपने सोर्सेज से ही सारे इकट्ठे करते हैं। अब बीच में मालूमात बाद औक़ात ऐसी फैलाई भी जाती हैं जिनसे अपने मतलूबा मकासद हासिल किए जाएँ। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में मालूमात उतनी अच्छी नहीं है। अगर अच्छी हो तो मुलाकात करवा दी जाए। वकला गए हैं, 2 दिन लगातार कोशिश करते रहे, अदालतों के हुक्म भी मौजूद थे, इसके बावजूद इमरान खान साहब को वकला से नहीं मिलवाया गया। और बहुत सारे खदशात हैं इमरान खान साहब की सेहत को लेकर। उनको वहाँ से ले जाने का एक हतमी फैसला तो हो चुका है, यानी फैसला हो गया कि इमरान खान साहब को यहाँ से लेकर जाना है। वो तय भी कर लिया गया कि कैसे लेकर जाना है, उसकी तैयारी भी कर ली गई। लेकिन अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक ये खबर नहीं आई कि इमरान खान साहब को वहाँ से मुंतकिल किया गया। और ये अचानक फैसला हो सकता है किसी भी वक्त कि इमरान खान साहब को मुंतकिल किया जाए। क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्योंकि उसके असरात बड़े अजीब होंगे। किसी को भी आइडिया नहीं है कि पाकिस्तानी किस वक्त किस तरह का रिएक्शन दे दें, तो उस रिएक्शन के खौफ को एसेस करके ही जो काम करना है वो करना है। बहरहाल ये मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ ये बता दिया गया है जेल में कि ये एक्टिविटी होनी है। अब देखिए ये कब होती है और कैसे होती है, इसके बारे में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। एक और चीज़ है जी, बिलावल ने स्टेटमेंट दिया है, और बिलावल का इससे पहले भी आपको एक स्टेटमेंट याद होगा जब बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी, यानी ज़बरदस्ती के साथ हम अपनी मेजॉरिटी पूरी कर देंगे, जुल्म और ज़्यादती के साथ अपनी मेजॉरिटी पूरी कर देंगे। आपको याद होगा, ये जमहूरी पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा जमहूरियत का राग अलापते थे। बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा सियासत के अंदर जो है वो फ़ौज की मुदाखलत हो, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो या गैर सियासी अनासर की मुदाखलत हो, उसकी मुखालफत की थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी सियासत के अंदर जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया अपनाया था, लेकिन वो शहीद हो गए। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल्कुल ही अपना काया पलट दी और बिलावल ने बिल्कुल उसी रविश के ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब बिलावल जरदारी और मरियम नवाज़ में फ़र्क पता क्या है? मरियम नवाज़ जब पॉलिश करती हैं तो वो पॉलिश उनके हाथों पे और उनके बाकी जगहों पे लग जाती है, कपड़ों पे पता चल जाता है कि ये पॉलिश कर रही है। बिलावल पॉलिश बड़ी खुफिया तरीके से करते हैं और पता नहीं चलता कि इन्होंने पॉलिश की है। यानी बिलावल ने हर तरह की सहूलतकारी की है, जो उनको कहा गया उन्होंने वो तमाम काम किए हैं। जो गलत कानून साजी कही गई उन्होंने पास करवाई है, जो गलत आईनी तरमीम कही गई उन्होंने वो करवा के दी है, जितना जुल्म कहा गया उन्होंने वो करके दिया है। हर बर्बरियत में उन्होंने पूरा साथ दिया है, लेकिन बिलावल ने अपने कपड़े बचाए हैं, बिलावल ने अपने हाथ और अपना चेहरा बचाया है। वो कालक जो पॉलिश की है वो अपने ऊपर लगने नहीं दी। PMLN का प्रॉब्लम यह है कि वो पॉलिश करते हैं तो वो लगी हुई नजर भी आ जाती है। मुझे एक वाकया याद आ गया, इस्लामाबाद में एक मीटिंग हो रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे हुए थे और PDM की ये मीटिंग थी और ये एक सियासतदान है इस्लामाबाद के बहुत बड़े, उनके घर में मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान पीपल्स पार्टी के एक सियासतदान ने एक बात कही PMLN वालों को डांटते हुए कि यार तुम बोटी भी खाते हो ना
और ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं, मुझे नून लीग के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा है, उन्होंने हमसे बात करते हुए, हमें डांटते हुए ये कहा कि यार तुम लोग बोटी भी खाते हो ना तो सारे शहर को पता चल जाता है कि तुमने बोटी खाई है, हम बकरा खाते हैं तो इतना सा निशान नहीं बचता। ये जनाब पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा ने PMLN के एक रहनुमा को ये बात इस्लामाबाद की एक मीटिंग में कही थी, जहां पे PDM का इजलास थोड़ी देर के बाद होना था, लेकिन वो वहां पे इकट्ठे थे, तो जो लोग पहले आ गए थे तो वहां पे उन्होंने ये बात की थी। अब बिलावल साहब ने जो नया शोशा छोड़ा है वो ये कह रहे हैं कि चाहे बातचीत से हो या लाठी से, हमें पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, यानी लाठी वाली जमहूरियत। यानी ये सबको पता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आएगा, ये सबको पता है। लेकिन सियासी इस्तेहकाम क्या लाठी के साथ कभी आया? मुमकिन नहीं है। देखिए, ज़ियाउल हक ने लाठी के साथ इस्तेहकाम लाया था, लेकिन उस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई थी, सोवियत यूनियन वाली, और रूस को तोड़ने के लिए पाकिस्तान में धड़ाधड़ डॉलर्स आ रहे थे, तो पाकिस्तान का गुजारा हो गया। अभी तो अगर हमारे पड़ोस में अगर ईरान के साथ लड़ाई हो जाती है, इसराइल की और अमेरिका की, और आप अड्डे दे देते हैं और आप सहूलतकार बन जाते हैं, सारी फौजों को आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान में बलूचिस्तान में तो उतार देते हैं और आप कहते हैं कि जाके लड़े, हमें पैसे दीजिए, तो फिर तो चलो सिचुएशन बन जाएगी कि आपको इतने सारे डॉलर आ गए। या पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े बड़े पेट्रोल के कुएं निकल आते हैं तो आप कहें जी ठीक है, हमें पैसा मिल गया। या कोई आपकी लॉटरी निकल आती है पाकिस्तान की तो आप कहें। अदरवाइज देखें, ये कैसे हो सकता है कि आप लाठी के साथ इस्तेहकाम लेकर आए? लाठी से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता होता। लाठी से आप वक्ती तौर पे लोगों को दबाते हैं, लेकिन वो सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, लिहाजा उसके नतीजे में कभी भी माशी इस्तेहकाम नहीं आता। ये बुनियादी छोटी सी चीज़ है जिसकी अभी तक बिलावल को समझ नहीं आई। वहाँ गोलियाँ चल गई हैं तो क्या इससे इस्तेहकाम आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी, लोग और ज़्यादा मायूस होंगे, लोग और ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे और पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर से लोगों का एतबार उठता चला जाएगा। अब बिलावल का स्टेटमेंट है कि PTI को जगह देने के लिए पीपल्स पार्टी को माजी में तोड़ा गया, तो मैं बिलावल को ये बात बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी को बिलावल के वालिद जरदारी साहब से ज़्यादा नुकसान कभी किसी ने नहीं पहुँचाया। मेरे बेशुमार जानने वाले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, उन सब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया उस वक्त जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को तबाह करना शुरू कर दिया पंजाब में। बेशुमार लोगों ने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और PTI को ज्वाइन किया, और बहुत सारे लोगों ने PMLN को छोड़ा और PTI को ज्वाइन किया। वजह, इमरान खान साहब जो शऊर दे रहे थे लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लगा रहे थे लोग उसको फॉलो कर रहे थे। इमरान खान साहब ने हर वो बात की जो पब्लिक में पॉपुलर हो गई और लोग उनको फॉलो करना शुरू हो गए, जबकि पीपल्स पार्टी और PMLN ने हर वो हरकत और हर वो बात की जो पब्लिक में पॉपुलर नहीं हुई। इनके करप्शन के केसेस हैं, इनके अकरबा परवरी के केसेस हैं, इनके जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, ये यहाँ से पैसा बाहर भिजवाते रहे हैं, ये दुनिया के अंदर जायदादें बनाते रहे हैं, तो इनका और इमरान खान का मवाजना बनता नहीं है। तो इनकी पॉलिटिकल पार्टीज को वाकई में लोगों ने छोड़ा और छोड़कर इमरान खान साहब की पार्टी में गए। ये चीज फजलुर रहमान साहब को भी फेस करनी पड़ी, ANP को फेस करनी पड़ी। ANP के बेशुमार लोग जो है वो छोड़कर PTI में चले गए। PTI वाहिद जमात है जिसमें सारी जमातों से लोग छोड़ आए हैं। अब ये सब जमातों को इस बात का दुख है कि हम मकबूल हुआ करते थे लेकिन हमारे लोग छोड़कर इनकी जमातों में चले गए। तो पीपल्स पार्टी में जमहूरियत कोई नहीं है और अब वो बदला लेना चाहते हैं, बल्कि सारी जमातें बदला लेना चाहती हैं। लेकिन PTI इस वक्त है क्या? ये मोहम्मद जुबैर साहब ने एक एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी PTI को क्रश करके आप पाकिस्तान को क्रश करेंगे। PTI महाजरों में भी उतनी मकबूल है जितनी पख्तूनों में है, जितनी पंजाबियों में है और जितनी बलोचों में है। 80% पढ़ी लिखी अर्बन मिडिल क्लास सपोर्ट करती है PTI को, और जो मजहबी कट्टर लोग हैं वो भी PTI को पसंद करते हैं। कोई जमात नहीं है जिसको इतने ज्यादा तबकात सेम टाइम में इतनी बड़ी तादाद में सपोर्ट करते हो। ये सिर्फ इमरान खान साहब को सहूलत मैसर है और किसी को नहीं है, बाकी सबके पास ये सहूलत निश्ता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।